हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे। रही मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उत्तराखंड के एक शहर की जिला अदालत दिखाई जाती है। अब्बास खान अदालती कार्यवाही कर रहे होते हैं, वहीं साजिया बानो चुपचाप यह कार्यवाही देख रही होती है। एक पल अब्बास की नजर साजिया पर पड़ती है। अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद अब्बास उसके पास आता है और साजिया से कहता है, मौलवी की बेटी की तरह छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं है। साजिया जवाब देती है, मैं शादी से पहले ही छुप छुप कर मिल रही हूँ। साजिया के शब्दों से पता चलता है कि अब्बास और साजिया की शादी कल है। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के बाद दोनों सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब्बास हमेशा साजिया का ख्याल रखता था। साजिया अक्सर दफ्तर के समय अब्बास को फोन करके उसका हालचाल पूछती थी और अब्बास को यह अच्छा लगता था। इसी बीच साजिया गर्भवती हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान घर सजाते समय उसका पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। साजिया दीवार को थोड़ा तोड़कर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी उसे रोक देता है। इस पर साजिया पुलिस बुलाने की धमकी देती है। पड़ोसी अब्बास को फोन करके सब कुछ बता देता है। अब्बास साजिया को पड़ोसी से बात करवाने ले जाता है। फिर पड़ोसी के सामने ही साजिया उसे जमीन का दस्तावेज दिखाती है। अब्बास कहता है, अब से यह जगह तुम्हारी है, तुम इसे नहीं तोड़ोगी, तुम्हें पता है क्या करना है। अगर कोई दखल दे तो पहले पुलिस को बुला लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पति के ये शब्द सुनकर साजिया बहुत खुश हो जाती है। 1.5 साल बाद उनके घर बेटा पैदा होता है। बेटा पाकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। कुछ साल बाद बेटी का जन्म होता है। उसके बाद अब्बास का प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। वह पहले की तरह परवाह नहीं करता। जब साजिया दफ्तर के समय फोन करती है तो अब्बास जवाब नहीं देता। एक दिन पड़ोसी का बेटा और साजिया के बच्चे कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं। यह देखकर पड़ोसी साजिया को खूब खरी खोटी सुनाता है। साजिया अब्बास को फोन करती है, लेकिन उस समय अब्बास एक मीटिंग में होता है। साजिया फोन करके बताती है कि पड़ोसी फिर से उसे परेशान कर रहा है और कुछ इंतजाम करने को कहती है। अब्बास कहता है कि तुम्हें ही संभालना चाहिए। जब साजिया बार बार कुछ करने को कहती है तो अब्बास कहता है कि तुम ऑफिस के समय बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो, तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही हो, मैं घर का फोन काट दूंगा। यह कहकर अब्बास फोन काट देता है। साजिया को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। जब अब्बास घर आता है तो साजिया गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन अब्बास का रवैया उल्टा होता है। वह सामान पैक करना शुरू कर देता है। कपड़े पैक होते देख साजिया कहती है, जाओ, मैं तुमसे अब नाराज नहीं रहूंगी, तुम्हें अपने कपड़े पैक करके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब्बास कहता है, मैं तुमसे नाराज होकर अपने कपड़े पैक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाना है, वहाँ संपत्ति को लेकर कुछ गड़बड़ चल रही है। यह सब कहकर अब्बास शालीनता से पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब्बास का कोई फोन नहीं आता। इसलिए साजिया अपनी नौकरानी से फोन चेक करने को कहती है। नौकरानी कहती है कि फोन ठीक है। इसके बाद साजिया पाकिस्तान में अपने जान पहचान वालों से भी जानकारी मंगवाती है, लेकिन वे भी अब्बास के बारे में कोई खबर नहीं दे पाते। एक दिन अब्बास उसे फोन करता है। वह कहता है कि वह संपत्ति के मामले में परेशान है और उसे साजिया को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जब अब्बास पाकिस्तान गया था तब साजिया गर्भवती थी, इसलिए अब्बास के बिना साजिया बहुत अकेलापन महसूस करती है। अचानक 3 महीने बाद उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वह मुस्कुरा उठती है, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब्बास अपनी दूसरी पत्नी के साथ लौटता है, जो कि साजिया की बहन होती है। यह देखकर साजिया पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद साजिया सबके सामने सवाल करती है और पूछती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? उसकी सास जवाब देती है। वह कहती है कि सायरा के परिवार को हमसे बहुत संपत्ति मिलती थी। अब्बास की दूसरी पत्नी का नाम सायरा है, इसलिए अब्बास ने मजबूरी में उससे शादी कर ली। साजिया फिर अब्बास से पूछती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? इस बार सास कहती है कि सायरा के पति की मृत्यु हो गई थी, वह बेचारी बेबस थी, इसलिए अब्बास ने उससे शादी कर ली। इस बार साजिया को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मुझे बिना बताए तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? सास कहती है, 1 घंटा हो गया है, नई बहू बाहर है, उसे घर के अंदर लाना होगा। इसके बाद सायरा कमरे में आती है। पड़ोसी उन्हें देखने आ जाते हैं। साजिया इस स्थिति को अच्छे से संभाल लेती है। बाद में अब्बास साजिया से कहता है कि आज तुमने पड़ोसियों के सामने जो किया वैसा कोई नहीं करता। दरअसल हालात ऐसे थे कि मुझे शादी करनी ही पड़ी। तुम चिंता मत करो, सायरा तुम्हारी किसी भी चीज पर कब्जा करने नहीं आएगी। मैं उसे बाहर वाले कमरे में रखूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी गर्भावस्था के दौरान भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। यह सब कहने के बाद अब्बास यह भी कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम हमेशा मुझसे आगे रहोगे। यह सुनकर साजिया को कुछ राहत मिलती है। एक दिन साजिया खाना बना रही होती है और सायरा आकर उससे कुछ काम करने को कहने लगती
है। साजिया उसे इजाजत दे देती है। जब सायरा खाना खाने की मेज पर रखने लगती है तो साजिया उसे हटा देती है। उसी समय सास सायरा को भी खाने की मेज पर बैठने को कहती है। साजिया को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसी दोपहर जब साजिया कपड़े सुखा रही होती है, सायरा आती है और साजिया से कहती है कि उसे कुछ सामान चाहिए। साजिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बाजार ले चलती हूँ। यह सुनकर उसके बगल में बैठी एक महिला साजिया पर ताना मारती है और कहती है मुझे सायरा पर तरस आता है। इस तरह दोनों बाजार जाती है और साजिया सायरा के लिए सामान खरीदने लगती है। सायरा को यह सब पसंद नहीं होता और अब्बास को भी नहीं। सायरा यह बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए वह कहती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों खरीद रही हो? अब्बास को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया है? क्या तुम्हें लगता है कि अब्बास ने मुझे तुम्हारी गर्भावस्था की देखभाल के लिए दान में लाया है? तो फिर ये सोचना गलत है कि अब्बास ने मुझसे प्यार की वजह से शादी की है। असल में मैं अब्बास का पहला प्यार हूँ। अब्बास ने तुमसे शादी करने से पहले मुझसे प्यार किया था, लेकिन अब्बास ने तुमसे तब शादी की जब मेरी शादी किसी और से हो चुकी थी। भले ही तुम उसकी पहली पत्नी हो, लेकिन मैं उसकी पहली प्रेमिका हूँ। मेरे पति की मृत्यु की खबर सुनते ही सब दौड़ पड़े। वह मेरे पास आया। वह अपनी मृत्यु के दिन मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं की। असल में मैं अब्बास के लिए दान नहीं हूँ, दान तो तुम हो। इतना कहकर सायरा वहाँ से चली जाती है। साजिया को ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर पूरा आसमान गिर पड़ा हो। उसने क्या सुन लिया? क्या वह अपने प्रिय पर दया दिखा रही थी? यह सब सुनकर साजिया बानू भारी मन से अब्बास के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह सायरा को पहले से जानता था। अब्बास पूछता है कि क्या हुआ? साजिया कहती है कि वह तुम्हारी सारी पसंद नापसंद जानती है, यहाँ तक कि तुम्हारी आदतों के बारे में भी। यह सुनकर अब्बास को गुस्सा आ जाता है। वह साजिया बानू को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है मैं बेगम हूँ। शादी के बाद तुमने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा, आज क्यों पुकार रही हो? फिर अब्बास साजिया से सोने के लिए कह देता है। आधी रात को साजिया बाहरी कमरे में आती है और अब्बास और सायरा को हंसते हुए सुनती है। इससे उसे बहुत दुख होता है, फिर भी साजिया सब कुछ सह लेती है। सायरा धीरे धीरे घर पर ही रात बिताने लगती है। इसी बीच साजिया एक और बच्चे को जन्म देती है। साजिया अकेले ही 3 बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। दूसरी ओर अब्बास सिर्फ सायरा के साथ ही मौज मस्ती करने लगता है। वह साजिया के सामने पछतावा दिखाता है, जिसे साजिया अपने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लेती है। एक दिन सायरा भी गर्भवती हो जाती है। दूसरी ओर साजिया अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए आती है, इसलिए वह खुशी खुशी नाफा को लेकर अब्बास के दफ्तर पहुंचती है। वह वहां आकर अपनी सहायक को नाश्ता देती है। फिर वह अब्बास के कमरे में जाती है। उस समय अब्बास फिर से एक मीटिंग में व्यस्त होता है। अब्बास अचानक साजिया को देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। साजिया कहती है आज हमारी शादी की सालगिरह है। तब अब्बास मीटिंग में आए लोगों को बाहर जाने के लिए कह देता है। साजिया पूछती है हमारी शादी की सालगिरह पर क्या खास है? फिर साजिया कहती है आप मुझे समय नहीं देते, आप अपना सारा समय सायरा के साथ बिताते हैं, तो क्या आप आज मुझे थोड़ा समय दे देंगे? अब्बास कहता है मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना है कर लो। अरे तुमने फिर क्या शुरू कर दिया? इतना समय क्यों ले रही हो? जाओ, मैं तुम्हें इतना समय नहीं दे सकता। उसने और भी कई बातें कही जिन्हें वहाँ मौजूद बाकी लोग भी सुन सकते थे। साजिया इससे बहुत परेशान हो गई। घर आकर उसने बहुत सोचा और बच्चों के साथ अपने पिता के घर के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर अब्बास ने भी मेज पर रखी साजिया की तस्वीर देखी और उसे एहसास हुआ कि आज साजिया को और समय दिया जा सकता था, इसलिए वह फूल लेकर घर आया। लेकिन जब वो आया तो उसे पता चला कि साजिया अपने पिता के घर चली गई है। साजिया वहां पहुंचकर अपने बेटों को अपने पिता के मदरसे में छोड़ देती है। एक दिन बाद उसके पिता साजिया को बताते हैं कि अब्बास ने फोन किया था और बच्चों के बारे में पूछा था। साजिया पूछती है कि क्या उन्होंने मेरी खबर भी ली थी। उसके पिता बताते हैं कि अब्बास ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। कई दिन बीत जाते हैं। साजिया सिर्फ अब्बास के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन अब्बास भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। एक दिन उसकी सास साजिया को फोन करती है और कहती है कि बहुत समय हो गया है, अब घर आ जाओ। साजिया कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, अब्बास ने मुझसे माफी मांग ली होती तो मैं चली जाती। माफी शब्द सुनकर उसकी सास गुस्सा हो जाती है और अब्बास भी चुप रहता है। तब साजिया मन ही मन सोचती है कि अगर अब्बास ने एक बार भी माफी मांग ली होती तो मैं बिना कुछ सोचे समझे चली जाती। इसके बाद अब्बास साजिया को भरण पोषण का पैसा भी नहीं देता, इसलिए बेबस होकर साजिया एक दिन अपने पिता के साथ अब्बास के घर आती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सायरा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। अब्बास लंबे समय बाद अपने बेटों से प्यार करता है। जब साजिया अब्बास को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है तो अब्बास आ जाता है। पहले साजिया से पूछता है कैसी हो,
फिर वह उल्टा सवाल करता है, यहाँ क्यों आई हो? साजिया कहती है, आपने बच्चों को देखने के बाद उनकी हालत के बारे में भी नहीं पूछा और आपने कई महीनों से उनके भरण पोषण का पैसा भी नहीं दिया है। यह सुनकर अब्बास कहता है, पैसे के लिए आई हो है ना? साजिया कहती है, बच्चों के लिए। और फिर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। अब्बास कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद ही चली गई थी, तुम मेरी दूसरी शादी को स्वीकार नहीं कर सकी। साजिया कहती है, तुमने मुझे बताए बिना दूसरी शादी की। तब अब्बास जोर से बोलता है और कहता है कि मैंने दूसरी शादी करके सवाब कमाया है। सवाब के बारे में साजिया कहती है कि सवाब हज और जकात अदा करके कमाया जाता है, दूसरी शादी करके क्यों? इस पर अब्बास गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन दूसरी शादी तो हो ही सकती है। साजिया कहती है, अब मुझे इस्लाम के बारे में मत सिखाओ। वह कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ी और ना ही दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तुम्हें जुमे की नमाज पढ़ने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। अब अब्बास बात को दूसरे मोड़ पर ले जाता है। वह कहता है कि तुम मेरी दूसरी शादी और सायरा को स्वीकार नहीं कर पाई, इसीलिए तुम सायरा से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। साजिया कहती है, हाँ मैं सायरा से नाराज हूँ, वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा पढ़ी लिखी है और तुम उससे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। मैंने यह सब मान लिया है, अब मुझे साफ दिख रहा है कि तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो। यह कहते हुए साजिया पूछती है, क्या तुम सायरा को मुझसे पहले से जानते थे? जब तुमने सुना कि सायरा के पति की मृत्यु हो गई है तो तुम तुरंत उसके पास चले गए। यह सुनकर अब्बास गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम सचमुच शादी को खेल समझती हो, इसीलिए तुम घर छोड़कर चली गई थी? साजिया कहती है, क्या मैं इसे खेल समझती हूँ या क्या आपको नहीं पता कि शादी के बाद एक लड़की क्या चाहती? ये सब कहना बहुत अपमानजनक है। अब्बास कहता है, तो फिर तुम अपमानजनक व्यवहार करने क्यों आई थी? साजिया कहती है, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए आई थी। वह कहती है, अब बच्चों के लिए हर महीने सिर्फ 400 रुपए देना चाहते थे और ये सब कहकर चले गए। जब साजिया घर लौटती है तो किसी ने उसके पिता को बताया कि बहुत कुछ हो गया है और सुलह की कोशिश भी हुई थी, लेकिन पिता अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं। वो साजिया से कहते हैं कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। साजिया अपने 8 साल के वैवाहिक जीवन के हक के लिए एक वकील के पास जाती है और अब्बास के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती है, लेकिन वकील का नाम अब्बास सुनकर वह हैरान रह जाती है। जब अब्बास के सहायक को पता चलता है कि साजिया अदालत में अब्बास के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है तो वह जाकर अब्बास को बता देता है। साजिया का मामला सत्र न्यायालय में पहुंचता है। जब जॉर्ज साजिया के वकील के बारे में पूछता है तो साजिया कहती है कि उसका कोई वकील नहीं है और वह अपना मामला खुद बताएगी। वह कहती है कि उसका पति अब्बास अपने 3 बच्चों की देखभाल नहीं करता और इसी वजह से वह मुकदमा दायर करने आई है। यह सुनकर जॉर्ज काजी के पास जाने की इच्छा जताता है और कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हो। साजिया कहती है कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जॉर्ज फिर भी नहीं मानता। तब साजिया कहती है, अगर मैं किसी की हत्या कर दूं तो आप केस लेंगे, तो फिर यह केस क्यों नहीं? उसी समय बेलाजिन और उसका सहायक फराज सईद धारा 1225 के तहत साजिया की ओर से मुकदमा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। साजिया भी मान जाती है। यह सुनकर अब्बास का सहायक फिर से अब्बास के दफ्तर जाकर उसे सूचना देता है और कहता है कि धारा 25 का मामला आपराधिक होता है और इसमें जेल भी हो सकती है। यह सुनकर इस बार सायरा डर जाती है। तब अब्बास उससे कहता है कि यह सिर्फ 400 टका का मामला है, अगर इसे पहले ही सुलझा लिया जाता तो बेहतर होता। अगले दिन अब्बास साजिया को बुलाता है। साजिया आती है और अब्बास सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछता है। फिर वह कहता है कि तुम्हें अदालत में केस नहीं करना चाहिए था। साजिया कहती है कि मैं वैसे भी केस करने वाली नहीं थी, अगर हम इसे आपस में सुलझा लेते तो बेहतर होता। अब अब्बास मानो हार मान लेता है। वह कहता है, मैं सच में सायरा से प्यार करता हूँ, तुमसे पहले सायरा से प्यार करता था, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा। मैंने एक गलती की जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली। इसके बाद वह कानून के मुताबिक 3 तलाक कह देता है। साजिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ यह सब क्या हो गया है। सिर्फ साजिया ही नहीं बल्कि अब्बास की माँ और उसकी बहन भी हैरान थी। माँ ने अब्बास से कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार बता देना चाहिए था। तब अब्बास ने उन्हें सब कुछ बताया और यह भी कहा कि उसने केस दर्ज करा दिया है। वह कहता है, धारा 25 के तहत घर की पत्नी केस दर्ज करा सकती है, इसलिए मैंने उसे तलाक देकर इस अवसर से वंचित कर दिया। अदालत में मेरी इज्जत है। दूसरी ओर साजिया फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते रोते अपने घर की ओर चल पड़ती है। जब साजिया अपने बनाए हुए घर पहुंचती है तो अब्बास
अब्बास नौकरानी के हाथों साजिया का सामान भिजवा देता है। साजिया अभी भी अपनी सिलाई मशीन चला रही होती है। वह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करती है। इसी बीच वकील बेला जिन और फराज सईद साजिया को सांत्वना देते हैं। साजिया कहती है कि मुझे जो तलाक दिया गया है वह बिदअत तलाक है, जिसका कुरान में साफ तौर पर जिक्र है। बेला पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वह कहती है कि अगर तलाक शरिया के अनुसार नहीं है तो भी धारा 50-50 लागू होगी। इसलिए बेला साजिया की ओर से अदालत में फिर से मामला उठाती है। वह कहती है कि अब्बास खान ने अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रखा। उन्हें हर महीने 400 रुपए देने थे, लेकिन उन्होंने वह भी नहीं दिए। इसलिए मैं उनसे हर महीने 400 रुपए दिलाने का अनुरोध कर रही हूँ। इस पर अब्बास कहता है कि मैंने उसे 3 महीने पहले तलाक दे दिया था। बेला कहती है कि यह बिदअत तलाक है, यानी तलाक हुआ ही नहीं था। अब्बास अदालत को बताता है कि उसने शरिया के अनुसार तलाक दिया है। पीछे से साजिया कहती है कि एक ही सांस में 3 तलाक जायज नहीं है, इस्लाम में यही कहा गया है। अब्बास फिर भी यही कहता रहता है कि उसने इस्लामी शरिया के अनुसार तलाक दिया है। तब साजिया कहती है कि तलाक देने के लिए कुरान पढ़ना आना चाहिए, और आपने तो कुरान पढ़ा तक नहीं है, तो तलाक कैसे हो सकता है? इस तरह बहस जारी रहती है। आखिरकार जज कहता है कि यह मामला यहाँ की अदालत का नहीं है, बल्कि मुस्लिम कानून का मामला है। इसलिए वह इसे मुस्लिम अदालत में ले जाने का आदेश देता है और साजिया को उसके पिता के साथ मस्जिद भेज देता है। साजिया चुपचाप मस्जिद पहुंचती है। वहाँ काजी वकील साजिया के खिलाफ मामला लड़ते हैं। काजी वकील और हुजूर मिलकर साजिया पर आरोप लगाने लगते हैं। वे कहते हैं कि साजिया ने शरिया का अपमान किया है और इसी आधार पर काजी अपना फैसला सुनाता है। वे कहते हैं कि वह इस मामले को अदालत में ले जाकर इस्लाम का अपमान कर चुकी है। फिर वह साजिया के पिता से कहते हैं कि उसकी बेटी ने आज्ञा का पालन नहीं किया, जबकि वह एक मौलवी की बेटी है। इस पर साजिया बार बार अपनी बात रखने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैं पहले भी काजी के पास गई थी, लेकिन काजी ने मुझे कोई सही समाधान नहीं दिया। इसके अलावा तलाक कोई खेल नहीं है। कुरान में साफ कहा गया है कि तलाक एक ही बार में नहीं दिया जा सकता। तलाक देने से पहले 3 महीने का समय दिया जाता है, ताकि इन 3 महीनों के दौरान पति पत्नी को अपने मतभेद सुलझाने का मौका मिल सके। वह उदाहरण के तौर पर सूरह बकरा और सूरह निसा की आयतों का हवाला देती है। लेकिन अब्बास के समर्थक कहते हैं कि शरिया कानून में तलाक का स्पष्ट जिक्र है और आप इसे मानने से इनकार कर रही है। इस पर साजिया कहती है कि इस्लामी कानून में यह भी साफ लिखा है कि पति अपनी पत्नी की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। साजिया फिर इस बारे में सूरह निसा से एक और उदाहरण देती है। वह यह भी कहती है कि अगर पुरुष शरिया कानून के बाहर जाकर दूसरी शादी कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। इस पर हुजूर साजिया से कहते हैं तुम कौम पर सवाल उठा रही हो, तुम तो काफिर बन गई हो। साजिया जवाब देती है आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरे और अल्लाह के बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ हमारा मामला है। आप यहाँ इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। यह कहते हुए साजिया के पिता उसकी बातों से खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को लेकर मुस्लिम अदालत से चले जाते हैं। इसके बाद साजिया एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाने लगती है और आर्थिक तंगी में भी फंस जाती है। इसलिए वो अपना सोना तक बेच देती है। यह मामला 4 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। साजिया बानू बनाम अब्बास खान का मुकदमा अदालत में चलता है। कार्यवाही शुरू होती है। वहाँ अब्बास कहता है कि उसने शरिया के अनुसार तलाक दिया था और तलाक के समय मेहर भी अदा किया था, इसलिए धारा 25 का यह मामला बेमानी है। बेलाजिन सवाल उठाती है और अदालत से कहती है कि तलाक हो जाने के बावजूद भी आपको अपनी पूर्व पत्नी और उसके बच्चों की देखभाल करनी होगी जब तक कि पूर्व पत्नी की दोबारा शादी न हो जाए। उदाहरण के तौर पर वह एक व्यक्ति का मामला बताती है। 1 साल तक चले इस मामले के बाद आखिरकार साजिया की जीत होती है। अदालत एक पत्र के माध्यम से सूचित करती है कि अब्बास को प्रति वर्ष 1000 रुपए अदा करने का आदेश दिया गया है, लेकिन साजिया कैसे गुजारा करेगी? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उसके पिता के मदरसे के छात्र अब दूसरे स्कूलों की ओर जा रहे हैं, इसलिए छात्रों की संख्या भी कम हो गई है। फिर भी उसके पिता हार नहीं मानते। वे कहते हैं कि वे उसके साथ हैं, लेकिन साजिया समाज की नजरों में दुश्मन बन चुकी है। हर कोई साजिया को घूरता है। लोग दीवारों पर उसके खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिख देते हैं। फिर आता है हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू होते हैं, जिनका साजिया पर गहरा असर पड़ता है। साजिया किसी तरह अपने 3 बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। तब उसके पिता साजिया को सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए कहते हैं। साजिया दस्तावेज निकालती है और फराज को अब्बास के घर ले जाया जाता है। आपको याद होगा कि अब्बास ने जमीन साजिया के नाम पर पंजीकृत कराई थी और साजिया उस पर दावा करने आई थी। यहाँ तक कि उसने बाहरी कमरे में अपना पता भी लिखवा लिया था। कमरा साफ करते समय साजिया खिड़की से बाहर देखती है और अब्बास और सायरा को उसकी उम्मीदों को लेकर बहस करते हुए देखती हैं। दूसरी ओर काजी और हुजूर अब्बास से कहते हैं कि साजिया के जीतने के बाद कई लोगों ने तलाक के बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अदालत में मामले दर्ज करा रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमारी शरिया खतरे में पड़ जाएगी। वे कहते हैं कि यह मामला अब सिर्फ हमारे पास नहीं है, बल्कि अब पूरे देश को इसके बारे में पता चल चुका है। यह सुनकर अब्बास कहता है कि मैं
देश के सामने शरिया कानून पर इतनी आसानी से सवाल नहीं उठने दे सकता, इसलिए मैं उच्च न्यायालय जा रहा हूँ। उच्च न्यायालय में सुनवाई 1908 बासे में शुरू होती है। बेलाजीन उच्च न्यायालय को यह भी बताती है कि पूर्व पत्नी बन जाने के बाद भी जब तक साजिया दोबारा शादी नहीं कर लेती, अब्बास को उसे और उसके बच्चों का खर्च उठाना पड़ेगा, भले ही यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। इस पर अब्बास कहता है कि पूर्व पत्नी एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है, शरिया में ऐसा कुछ नहीं है। बेलाजिन कहती है कि इस अदालत में कोई धर्मनिरपेक्ष या शरिया से जुड़ा सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अब्बास कहता है कि तलाक एक कानूनी अनुबंध की समाप्ति है और एक बार यह समाप्त हो गया तो यह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस पर बेला कहती है कि संपर्क तो खत्म हो गया, यह मैं मानती हूँ, लेकिन रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? तलाक से पहले वह पत्नी थी और चाहे कोई भी नया शब्द जोड़ दिया जाए, आखिर में वह पत्नी ही रहेगी। अब्बास कहता है कि जिस दिन तलाक हो जाता है उसी दिन पति पत्नी का रिश्ता अजनबियों जैसा हो जाता है। तब बेला एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि इस बच्चे के साथ उसकी एक तस्वीर है, आप इस रिश्ते को क्या कहेंगे? अब्बास कहता है कि वह सिर्फ बच्चे की माँ है और कुछ नहीं। जॉर्ज तस्वीरों को देखता है। बेला उससे पूछती है कि क्या बच्चे के जन्म के समय वह आपकी पत्नी थी? इस पर अब्बास फिर से आपत्ति जताता है और मामला गर्म हो जाता है। तब बेला कहती है कि यह शरिया अदालत नहीं है, यह एक धर्मनिरपेक्ष अदालत है। वह याद दिलाती है कि यही बात अब्बास ने पहले सत्र न्यायालय में कही थी, जिस पर बेला ने सवाल उठाया था और तब अब्बास चुप हो गया था। बेला फिर अदालत से कहती है कि परिवार की छोटी डायरी में जो सवाल उठाया गया था वही सवाल अब अदालत में भी उठाया गया है कि वह पत्नी है या नहीं। फिर वह पत्नी शब्द को लेकर एक कहावत सुनाती है। जब साजिया अदालत से बाहर आती है तो वह अपने तीनों बच्चों को अदालत परिसर में पढ़ते हुए देखती है। दरअसल वे जन्म से ही इस संघर्ष से गुजर रहे हैं। उनकी माँ उनके अधिकारों के लिए लड़ती रही है, लेकिन उसने उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। उसने खुद ही सारी व्यवस्था की है। उसी रात सायरा खिड़की से साजिया को कुरान पढ़ते हुए देखती है और अब्बास से कहती है कि वह शरिया के बारे में हम सबसे ज्यादा जानती है। अगली सुनवाई के दिन अब्बास बेला के सहायक फराज को पैसों के बदले खरीदना चाहता है, लेकिन फराज नहीं बिकता। अदालत में अब्बास कहता है कि उसने शादी के समय दहेज दिया था और तलाक के समय तक वह खत्म हो चुका था, इसलिए अब कुछ भी देने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर बेला सवाल उठाती है। बेला कहती है कि दहेज शादी के दिन दिया जाना चाहिए, लेकिन कई लड़कियों को दहेज नहीं दिया जाता और न ही वे इसकी मांग करती है। वह कहती है कि यह दहेज हमारी हिंदू प्रथा है, जिसके तहत बेटी को दहेज दिया जाता है। कहा जाता है कि अब्बास अब जिस बारे में बात कर रहा है उसका मतलब यही है कि बेटी देना ही दहेज है। दहेज के मुद्दे को दहेज की संपत्ति से मत मिलाओ। बेला कहती है कि पत्नी की संपत्ति को वास्तव में दहेज नहीं कहा जा सकता। अब्बास कहता है कि अगर वह कोर्ट तक पहुंच जाए तो पत्नी की संपत्ति दहेज बन जाती है। तब जज अब्बास से खुलकर बोलने को कहते हैं। जब अब्बास को थोड़ी तबीयत खराब महसूस होती है तो वह खुद अदालत की कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध करता है। अदालत के बाद अब्बास साजिया के पास आता है और कहता है, तुम इस बार भी जीतोगी। इस बार बेला फिर से नोटिस देती है, इसलिए वह साजिया के पास आती है और कहती है कि अब्बास कुछ चाले चल रहा है। उच्च न्यायालय की कार्यवाही एक और साल तक चलती रहती है। उच्च न्यायालय ने साजिया के पक्ष में फैसला सुनाया। इस बार अब्बास को 18 पर टका देने का आदेश दिया गया। इस फैसले के तुरंत बाद बेलाजिन अब्बास के कमरे में मिठाई लेकर आता है। वह कहता है कि उसने जानबूझकर यह मामला हारा है, क्योंकि अब आप इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं और पूरे देश की अदालतों के सामने तलाक के इस मुद्दे को खत्म कर सकते हैं। अब्बास कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। बेलाजिन कहता है, हम कम नहीं है। अब्बास कहता है, धर्मनिरपेक्ष कानून के नाम पर शरिया कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये सच नहीं है कि इस शरिया कानून को बचाना हमारा कर्तव्य है? सायरा अब अब्बास से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह 18 टका दे देगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस मत करना। अब्बास कहता है कि वह 18 टका के लिए नहीं लड़ रहा है। सायरा अब साजिया के कमरे में आती है। वह आकर साजिया से पूछती है, तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया है? साजिया कहती है, मैंने तो 18 टका के लिए मान लिया था, लेकिन अब्बास इसे नहीं मानता। सायरा कहती है, वो तुमसे प्यार करता है, फिर भी तुम ये सब कर रही हो, क्यों? साजिया कहती है, मैंने भी तुम्हें स्वीकार किया था, लेकिन तुमने अपने पूरे अधिकार पाने के लिए पूरी सच्चाई बता दी। मुझे पता था कि सच जानने के परिणाम बुरे होंगे, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, मुझे सम्मान भी चाहिए। उसी दिन साजिया की माँ अब्बास के घर फोन करती है। अब्बास की माँ फोन उठाती है। साजिया की माँ उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहती है, लेकिन अब्बास की माँ उसे बात करने से मना कर देती है। दरअसल साजिया की माँ उसे बताना चाहती थी कि उसके पिता का निधन हो गया है, लेकिन आखिर में फैज आकर साजिया को यह बात बताता है। साजिया दौड़कर घर जाती है। वह अपने पिता की मौत से और भी ज्यादा टूट चुकी होती है। वह पढ़ रही होती है। अब्बास मिट्टी देने आता है। मिट्टी देते समय वह अपने बड़े बेटे को बुलाता है, लेकिन बड़ा बेटा ध्यान नहीं देता। मिट्टी देने के बाद साजिया अपने पिता
पिता द्वारा छोड़ी गई चीजों को पकड़कर बस रोती रहती है। साजिया को कुरान में अपने पिता द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है जिसमें उसके पिता ने लिखा होता है, साजिया बानू तुम सही थी। यह देखकर साजिया बस रोती ही रहती है। इसी बीच एक दिन जब साजिया बाजार जाती है तो एक पड़ोसी साजिया और उसके पिता के बारे में बुरा भला कहता है। साजिया सबके सामने उससे कहती है, तुम दिन रात अपनी पत्नी को पीटते हो। फिर वह आदमी कुरान से एक भाषण देने लगता है। वह गुस्से में कहता है, कुरान में पत्नी को वश में रखने का आदेश है। साजिया कहती है, क्या तुम सच में कुरान को ठीक से पढ़ते हो? अगर पढ़ते तो दूसरों को गाली न देते और अपनी पत्नी को प्रताड़ित न करते। कुरान का पहला शब्द इकरा है जिसका मतलब है पढ़ना, जिसे तुम ठीक से समझ ही नहीं पाए। यह सुनकर वह आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह एक मौलवी होता है, इसलिए वह सबको आदेश देता है कि कोई उससे बात न करे, कोई भी साजिया को पैसे न दे और उसके बच्चों के साथ भी कोई न खेले। वह सबको उसे एक कमरे में बंद रखने तक को कह देता है। तो साजिया कुछ पैसे लेकर आती है और कहती है, बस देखते रहो। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कई बाजार की दुकानें दिखाई दी जो सायरा ने साजिया के लिए दी थी। रोजा शुरू होता है। साजिया के दोनों बेटे अपने दादा की कब्र पर आते हैं। वहाँ अब्बास दोनों बेटों को छोड़कर चला जाता है। बाद में अब्बास साजिया के कमरे में आता है और कहता है, मेरा बेटा मुझे देखकर चला जाता है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? आज पवित्र रात है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, शायद मुझे उनकी माफी न मिले, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैंने तो बस एक माचिस जलाई थी, तुमने तो पूरी दुनिया जला दी है। साजिया उसे खाने के साथ कहती है, इस पवित्र दिन पर तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाते हैं। ऐसा ही हो, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक मिसी सुप्रीम कोर्ट ने साजिया बानू बनाम अब्बास खान मामले की सुनवाई शुरू की। पहले ही दिन अब्बास ने बोलना शुरू किया। जज दी की मेथ हटाल है। उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल हम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का मामला बन गया है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने शरिया कानून स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिस पर अब धारा 25 के माध्यम से सवाल उठाया जा रहा है। शरिया के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों और दूसरे मुसलमानों के लिए एक कलंक है। मैंने पहले भी कहा है कि यह मामला प्रेरित है। शरिया कहता है कि तलाक के तुरंत बाद सभी रिश्ते टूट जाते हैं। यह सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। यह मामला निचली अदालत में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। इसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। यहाँ सिर्फ इस्लामी शरिया पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद फयाद साजिया और बर्जेन के सामने कहता है कि अब्बास ने आज जो कहा वह सही है, मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बेंच क्या सोच रही है, लेकिन सायरा फिर से अब्बास से कहती है कि साजिया बानू सही है, इसलिए अब्बास सायरा पर गुस्सा हो जाता है। अब साजिया को सुप्रीम कोर्ट में बोलना है। लॉय और बेला सेन कहते हैं कि अब मेरा मुवक्किल अपनी बात कहेगा। शुरुआत में साजिया घबराई हुई होती है, फिर वो अपना नाम और अपने नाम का अर्थ बताती है और कहती है कि उसके पिता का निधन 1 साल पहले हो गया था। अंतिम संस्कार के समय भी वे ऐसे नहीं रोए थे। मेरे पिता गांव में सबको पढ़ाते थे, लेकिन उस समय मेरी वजह से मेरे पिता की उपेक्षा हुई, लेकिन मैंने सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे बेटों और बेटियों को खेलने का कोई साथी नहीं मिला, इसलिए वे आपस में ही खेलते थे। कभी कभी वे मेहनत करते थे और स्वस्थ रहते थे, कभी कभी वे अकेले ही खेलते और नाटक करते थे। बच्चों के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा उनके माता पिता का साथ होना है, लेकिन उन्हें कभी अपने माता पिता का साथ नहीं मिला और मैं एक मुर्दे की तरह थी। मैं बस जिंदा थी। एक समय मैंने सोचा था कि मैं यह सब बकवास बंद कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया होता या उनके साथ भी ऐसा किया गया होता, तो मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह मुझसे कहीं बड़ी है। मैं अब गलत नियमों के खिलाफ लड़ रही हूँ। आज मुस्लिम बोर्ड अब्बास साहब के साथ है, क्योंकि वे शरिया की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अब्बास साहब ने कहा कि संविधान एक बड़ी लड़ाई के बाद पारित हुआ था, लेकिन इस संविधान में महिलाओं की भी भूमिका थी। साजिया ने यह भी कहा कि 17 साल पहले मेरी शादी अब्बास से हुई थी। मैं उनके साथ एक खूबसूरत जिंदगी जी रही थी। 8 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। शादी से पहले दोनों का रिश्ता था जो व्यभिचार के बराबर है। यहाँ कोई भी शरिया के उल्लंघन पर सवाल नहीं उठाता, तो फिर एक औरत अपने अधिकारों और शरिया की बात क्यों न करे? एक अच्छा आदमी तलाक देकर औरत की तब तक देखभाल करेगा जब तक रिश्ता पूरी तरह खत्म ना हो जाए। शादी लड़कों का खेल नहीं है जहाँ संपर्क जैसा कोई शब्द चलता हो। शादी प्यार है, रिश्ते का बंधन है, और इस बंधन के टूटने पर इसकी रक्षा करना भी जरूरी है। फिर शुरू होती है गपशप। साजिया ने यह भी कहा कि इतने सालों तक रास्ता तलाशने की कोशिश करने के बाद मैंने वह हासिल कर लिया है जो कुरान में संविधान के रूप में दर्ज है। मैं हिंदुस्तान की एक मुस्लिम महिला हूँ। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन क्यों? इसके लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। मेरे दिवंगत पिता ने प्यार से मेरा नाम साजिया बानू रखा था, एक ऐसा नाम जिससे आज बहुत कलंक जुड़ गया है। इसलिए मैं इस कलंक को मिटाने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर आज ये कलंक नहीं मिटाया गया तो कोई भी अपने बच्चे का नाम साजिया नहीं रखेगा। उसने ये सब बातें नम आंखों से कही। एक और साल बीत गया। निशन फफ्ती में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया।
जिसमें कहा गया कि धारा फप पीच के तहत महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण की राशि मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अदालती कार्यवाही कुरान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, इसलिए कुरान में जो स्पष्ट रूप से लिखा है अदालत उसी के अनुसार फैसला करेगी और साजिया को 88% प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा धारा 25 के अन्य मामलों में भी सही रास्ता चुना जाएगा। इस निर्देश के साथ ही अदालती कार्यवाही समाप्त हो जाती है। साजिया ने लड़ाई जीत ली। फैसले के बाद साजिया और अब्बास एक दूसरे को दूर से देखते हैं। पत्रकार साजिया को घेर लेते हैं। साजिया पूरे मामले के बारे में बात करती है। एक पत्रकार फिर पूछता है, अब आप कैसी हैं? साजिया कहती है, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, शिक्षा देना सिखाता है। यह वह हुनर है जिसकी विरासत उनके परिवार को मिली है। फिल्म के अंत में साजिया बानू को कुरान पढ़ते हुए दिखाया गया है। फिल्म का अंत इसी तरह होता है। फिल्म की कहानी सिर्फ साजिया बानू की नहीं है, यह उन महिलाओं की कहानी है जो न्याय के लिए लड़ती है जब पूरा समाज चुप रहता है। मैंने इसे बीच में ही नहीं छोड़ा क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। इस्लाम कभी यह नहीं सिखाता शादी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह जिम्मेदारी, सम्मान और प्यार का वादा है। साजिया बानो ने इसी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है। इसी घटना के आधार पर यह कहानी बनी है। आप सभी स्वस्थ और कुशल रहें। मैं इसी आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।